हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, बीपीएससी का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है और आपने उसको देख लिया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। तो मैं उसके नोटिफिकेशन के बारे में बात नहीं करूँ क्योंकि आप लोग सब उससे वाकिफ़ हो गए होंगे। तो मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ और मैं ये देखिए, आज का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो स्टार्ट हो रहा है बीपीएससी का, उसमें देखिए ये है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के स्रोत। बीपीएससी में आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड देख सकते हैं कि हिस्ट्री जो है ऑलमोस्ट 40 से 50 प्रश्न, अगर बिहार और नेशनल को मिला दिया जाए तो 40 से 50 प्रश्न आपको यही हिस्ट्री पोर्शन से ही रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा ही 150 क्वेश्चन में देखिए 40 से 50 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी वेटेज हो जाता है इसका। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको इस सेक्शन को करवाऊंगा और साथ में आपको देखिए, अगर बीपीएससी 150 प्रश्न अगर पूछती है तो उसमें देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका 40 से 50 प्रश्न हिस्ट्री के, इसमें नेशनल और बिहार दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो। और साथ में आपका ये करेंट से आपका रहेगा 30 प्रश्न, साइंस से रहेगा आपका लगभग 30 प्रश्न, और उसके बाद पॉलिटी और ज्योग्राफी। तो मैं अभी के लिए आपको हिस्ट्री करवाऊंगा और साथ में ज्योग्राफी करवाऊंगा, और ये भी इसमें जो बिहार का है, बिहार ओरिएंटेड, वो पहले मैं करवाऊंगा, ताकि आप पहले से पढ़ के रखे होंगे नेशनल हिस्ट्री और ज्योग्राफी, लेकिन बिहार का उतनी अच्छी तैयारी नहीं रहती है किसी भी स्टेट के बारे में। अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस पर ज़्यादा पहले फोकस कीजिए, बाकी तो आप लोग पढ़े रहते ही हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको स्टेट ओरिएंटेड जो है, बिहार स्टेट ओरिएंटेड, उसका हिस्ट्री और ज्योग्राफी में वीडियो लेकर आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आप ये आपको पसंद आएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो इसमें देखिए क्या है, तो इसमें जो है आपका एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। तो ये देखिए, बिहार का इतिहास अत्यंत ही समृद्ध एवं वैभवशाली रहा है। आप लोग सभी जानते ही हैं, संस्कृतियों और धर्मों के अद्भुत समन्वय ने इस भूमि को विश्व इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ऐतिहासिक घटनाओं के संदर्भ में देखा जाए तो विश्व भर में हुए घटनाक्रम किसी न किसी रूप में बिहार से जुड़े हैं। आप पेशेंस बना के रखिए, आपको बिल्कुल वो आगे कंटेंट मिलेगा जिससे प्रश्न आएंगे। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा ये भूमिका बनाया जा रहा है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ है, बिहार की पावन धरती पर ऐसे अनेक महान मनीषियों, विद्वानों और राजा महाराजाओं ने जन्म लिया, जिन्होंने केवल बिहार का बल्कि भारत का नाम विश्व भर में विख्यात कर दिया। सत्य, सदाचार और अहिंसा का उपदेश देने वाले भगवान महावीर स्वामी तथा महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली बिहार ही है। आप लोग सभी जानते ही होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान जैसे दिग्विजय राजाओं ने इस राज्य को सुदृढ़ता और समुन्नति प्रदान की। किसी भी काल व स्थान में इतिहास का निर्माण स्रोत के आधार पर होता है। बिहार के इतिहास के अध्ययन से संबंधित अनेक प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं। इनमें पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं। अब देखिए, अब जो यहाँ से है, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब जो यहाँ से है आपका स्टार्ट होगा, वो आपका प्रश्न आधारित कंटेंट रहेगा। तो इसको ध्यान से देखिए और भरोसा दिलाता हूँ, ये जो मैं आपको कंटेंट लेकर आया हूँ काफ़ी ही स्टैंडर्ड है। ये आप इस पर भरोसा कीजिए, अभी टाइम है, आप अच्छे से पढ़िए। तो चलिए, और बाद में जब एग्ज़ाम नज़दीक होगा तो मैं बिल्कुल आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, लेकिन अभी आप डिटेल में पढ़ लीजिए चीज़ों को, तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना भी आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो इसमें देखिए, पूर्व ऐतिहासिक युग के स्रोत मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना के विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। तो जो पूर्व ऐतिहासिक युग का स्रोत है, जो ये स्थान से प्राप्त हुए हैं, जिसमें सारण, वैशाली, गया, पटना और विभिन्न इसके अलावा भी विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। इनमें सारण के चिरांद, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, सारण के चिरांद से नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण, वैशाली के चेचर, गया के सोनपुर तथा पटना के मनेर से ताम्र प्रस्तरयुगीन उपकरण एवं मृदभांड प्राप्त हुए हैं। देखिए यहाँ सारण से नवपाषाणकालीन, और ये जो जगह दिए गए हैं उससे ताम्र प्रस्तर युगीन उपकरण और तथा मृदभांड प्राप्त हुए हैं।
पुरातात्विक स्रोत में शिलालेख, स्तंभलेख, ताम्रपत्र लेख, स्मारक, भग्नावशेष, सिक्के आदि बिहार के विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। अभिलेख ऐतिहासिक जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ध्यान रखिएगा, अभिलेख जो है ऐतिहासिक जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। बिहार के अनेक भागों से अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों में अशोक के लौरिया राज, लौरिया नंदनगढ़, देखिए इंपॉर्टेंट है ये, अशोक का ये लौरिया राज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा से प्राप्त स्तंभ लेख, सासाराम की चंदन पीर पहाड़ी से प्राप्त लघु शिलालेख तथा अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ का बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी से प्राप्त गुफा लेख आदि प्रमुख हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए इतना डिटेल में आपको शायद ही किसी बुक में मिल जाए जो अभी जनरली मार्केट में घूम रहा है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, आपका नॉलेज वाकई इन्हेंस होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा प्राकृत, ध्यान रखिएगा, देखिए भाषा जो है वो प्राकृत और लिपि जो है वो ब्राह्मी है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। जो मौर्य अभिलेख पाए गए बिहार में उसकी भाषा कौन सी थी, तो भाषा प्राकृत थी, और लिपि कौन सी थी, तो लिपि ध्यान रखिएगा ब्राह्मी थी। पटना से प्राप्त यक्ष प्रतिमा पर 2 अभिलेख हैं। देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि जो यक्ष प्रतिमा पटना से प्राप्त हुई उस पर कितने अभिलेख हैं, तो 2 अभिलेख हैं। वैशाली जिले से बसाड़ से महादेवी प्रभु दाया के भी 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो ये पटना वाला ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट करके कुछ दिया गया है, तो आइए देख लेते हैं उसको। बसाड़ से प्राप्त एक मुहर जो महादेवी ध्रुव स्वामिनी की है, इसमें ध्रुव स्वामिनी का चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी तथा गोविंद गुप्त की माँ बताया गया। चलिए तो आगे देख लेते हैं। इसमें जहाँ पे इंपॉर्टेंट आएगा मैं आपको बता दूंगा, तो उस डेटा पे ज़्यादा फोकस रखिएगा। गुप्त काल के समय के प्राप्त अभिलेख संस्कृत भाषा के हैं। तो देखिए पूछा जा सकता है कि गुप्त काल से जो प्राप्त अभिलेख हुए किस भाषा में है, तो वो संस्कृत भाषा में, ध्यान रखिएगा। और इसकी लिपि भी ब्राह्मणी है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे 2 कंटेंट आपका, कि भाषा जो है संस्कृत है गुप्त काल में और लिपि ब्राह्मणी है। तो बसाड़ से मिट्टी की 2 मोहरें मिली जिस पर लेख उत्कीर्ण है। बसाड़ से प्राप्त एक मोहर महादेवी, ये देखिए जो अभी हम लोग पढ़े वही यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए पढ़ लेते हैं। मैं दुर्वासिनी के चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी तथा गोविंद गुप्त की माँ बताया गया। अब बोध गया से प्राप्त एक अभिलेख में श्रीलंका के भिक्षु महामना द्वितीय का वर्णन है। इसमें कहा गया है कि महामना द्वितीय ने बोधगया में वज्रासन के समीप एक प्रासाद बनवाया था। नालंदा से प्राप्त गुप्तकालीन मुहर से गुप्त वंशावली का वर्णन प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिए, यहाँ देखिए नालंदा से प्राप्त गुप्तकालीन मुहर से गुप्त वंशावली का वर्णन प्राप्त हुआ है। तो पूछा जा सकता है कि गुप्त वंशावली का वर्णन कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ध्यान रखिएगा नालंदा से प्राप्त गुप्तकालीन मुहर से। नेक्स्ट है आपका इधर नवादा के निकट अफसर गांव से प्राप्त आदित्य सेन के गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख में उत्तर मुगल कालीन वंश के संस्थापक कृष्णगुप्त से लेकर आदित्य सेन तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। बांका जिले के बौंसी में स्थित मंदार पहाड़ी से आदित्य सेन का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का वर्णन है। देखिए हिस्ट्री है, थोड़ा तो इंटरेस्ट आपको जगाना पड़ेगा, और ये भी अभी स्टार्टिंग है तो आपको थोड़ा बोर लग रहा होगा, बट आप इसको ध्यान से देखिए। प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं, स्रोत से, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री से भी पूछा गया है। प्रीवियस ईयर प्रश्न आप देख सकते हैं। आरा के पास देव वरुणाक से जीवगुप्त द्वितीय का पाषाण अभिलेख मिला है, जिसमें उत्तर गुप्त शासकों की वंशावली है। नेक्स्ट जो है आपका पूर्व मध्यकाल में पाल शासकों के अभिलेख दक्षिण व मध्य बिहार के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए पूछा जा सकता है कि पूर्व मध्यकाल में पाल शासकों का अभिलेख कहाँ से मिला, तो ध्यान रखिएगा दक्षिण व मध्य बिहार से, उत्तरी बिहार से नहीं बल्कि दक्षिणी और मध्य बिहार से मिला है, जो संस्कृत भाषा में। और इसकी भाषा कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा संस्कृत है। धर्मपाल के बोधगया से प्राप्त पाषाण अभिलेख में केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख है, जिसने बोधगया के एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। धर्मपाल के नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख से स्पष्ट होता है कि धर्मपाल ने गया में एक गांव दान में दिया था। नालंदा के धोसरावा से प्राप्त देवपाल के पाषाण अभिलेख में देवपाल द्वारा नगरहारा, जो वर्तमान में अफगानिस्तान में है, के वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त करने की चर्चा है।
महिपाल के नालंदा पाषाण लेख से पता चलता है कि वालादित्य ने नालंदा महाविहार को जला दिया था। देवपाल के मुंगेर ताम्रपत्र अभिलेख आदि भी प्राचीन बिहार के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, किसी भी कार्य में पढ़ने से पहले उसका बैकग्राउंड जानना बहुत ही आवश्यक है। तो ये इसलिए हम लोग इस स्रोत को पढ़ रहे हैं कि बिहार का इतिहास के बारे में कहाँ कहाँ से क्या स्रोत मिला है। अजात शत्रु द्वारा निर्मित राजगीर की किलेबंद दीवार एवं बराबर की गुफाओं का अध्ययन बुकानन और हैमिल्टन द्वारा किया गया। देखिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि राजगीर की किलेबंद दीवार और बराबर की गुफाओं का अध्ययन किसके द्वारा किया गया, तो बुकानन और हैमिल्टन द्वारा किया गया। केसरिया स्तूप और अरेराज स्तंभ की जानकारी होटगांव ने पहली बार दी। बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ के द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन मेजर किटो ने किया। देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो वो बराबर में गुफाएं बनाई गई उसका वर्णन किसके द्वारा किया गया, तो मेजर किटो ने किया था। तथा इसने ही कुर्कीहार यानी कुकहार जो पाटलिपुत्र का है टीले का उत्खनन करवाया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो कुर्कीहार का जो टीला है उसका उत्खनन किसने करवाया, तो ध्यान रखिएगा किट्टो ने करवाया। कनिंघम जिन्हें भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक कहते हैं ने 1861 में बिहार के विभिन्न पुरातात्विक स्थलों की पहचान की। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कनिंघम ने ही बोधगया में स्थित बोधि मंदिर के बारे में बताया। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बोधगया मंदिर के बारे में किसने बनाया, तो कनिंघम ने बताया। एवं ग्रेनाइट निर्मित रेलिंग की खोज की। कनिंघम ने राजगीर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बड़गांव की खोज की, जहां प्राचीन नालंदा महाविहार है। तो ये भी कर लीजिए इसको कि किसके द्वारा किया गया खोज, और ये हो जाएगा कहाँ पर है, तो बड़गांव में है। और किसके द्वारा किया गया, तो कनिंघम के द्वारा करवाया गया। वहाँ से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। नालंदा क्षेत्र से ही कुमारगुप्त एवं स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध पाषाण लेख मिला है। स्वतंत्रता के बाद 1949 में पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास का पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई है, जिसके बाद बिहार के पुरातात्विक स्थलों की खोज में गति आई। के देव एवं डॉक्टर अल्तेकर ने 1950 ईस्वी में वैशाली और 1951 ईस्वी में कुम्हरार का उत्खनन करवाया। तो देखिए, कुम्हरार का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया, तो के देव एवं डॉक्टर अल्तेकर ने। और कब, तो 1950 में। 1962 में राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना की गई। तो अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कि राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना कब की गई, तो ध्यान रखिएगा 1962 ईस्वी में करवाया गया। तो आइए आगे देखते हैं। सिक्कों का अध्ययन यानी कि मुद्रा शास्त्र, यानी कि इंग्लिश में उसको बोलते हैं नुमिस्मैटिक्स कहलाता है। तो देखिए, ये प्रश्न जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसको। सिक्के इतिहास के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। बिहार में वैदिक काल से लेकर गुप्त काल तक के सिक्के प्राप्त हुए हैं। आरंभिक सिक्कों को आहत सिक्का कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में जब बिहार में आर्यों का प्रभाव बढ़ा तब विदेह, अंग और मगध क्षेत्र में सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार विदेह के राजा जनक ने निष्क यानी स्वर्ण और शतनाम सिक्के दान में दिए थे। बौद्ध कालीन जातक कथाओं में निष्क को स्वर्ण सिक्का कहा गया है, लेकिन बिहार के किसी भी भाग में अभी तक प्राचीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त नहीं हुए। तो ध्यान रखिएगा, बिहार के किसी भाग में प्राचीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त नहीं हुए। ऐसे सिक्के उत्तर पश्चिम भारत, वर्तमान पाकिस्तान के तक्षशिला से प्राप्त हुए। तो देखिए, कहाँ से प्राप्त हुए हैं गोल्डन कॉइन जो है स्वर्ण सिक्के, तो वो तक्षशिला से प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे 9 सिक्के पटना विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। बिहार से प्राप्त प्राचीन सिक्के मूलतः आहत सिक्के ही हैं, जो करसापन, धारण या पूर्ण और पर्ण जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। बिहार में चांदी और ताम्र सिक्के अनेक भागों से NBP यानी कि उत्तरकालीन चित्रित स्थलों से प्राप्त हुए हैं। रजत आहत सिक्के लोहानीपुर, कुम्हरार, मनेर और मायागंज, राजगीर, बोधगया, नालंदा, वैशाली, फतुहा, भभुआ, सुपौल, मोतिहारी, नंदनगढ़, मुंगेर, पटना सिटी, गया, चिरांद, बक्सर से प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल के सोने, चांदी
और तांबे के सिक्के पाए गए हैं। बिहार के अनेक भागों में ये सिक्के मिले हैं। नालंदा में प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं। तो देखिए पूछ दिया जाएगा आपसे कि राजा भोज के सिक्के कहाँ से मिले, तो नालंदा से मिले। शशांक के स्वर्ण के सिक्के नालंदा और गया से मिले हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब आगे जो हम लोग देखेंगे वो है साहित्यिक स्रोत, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको देख लेते हैं। साहित्यिक स्रोत में बिहार के इतिहास को जानने के लिए धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों तरह के स्रोत उपलब्ध हैं। देखिए धार्मिक भी है और गैर धार्मिक भी। धार्मिक स्रोतों में वैदिक साहित्य, जैन एवं बौद्ध साहित्य महत्वपूर्ण है। वैदिक साहित्य में देखिए ऋग्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद आदि महत्वपूर्ण स्रोत हैं। बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख, देखिए VVI कर लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। तो देखिए बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख किस वेद हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये अथर्ववेद में हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यद्यपि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ, तो ध्यान रखिएगा, देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिहार का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद, फिर से मैं बता देता हूँ, बिहार का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद और मगध का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। तो इसको याद कर लीजिए अभी से। और आगे देखिए बौद्ध साहित्य के अगुंतकर निकाय, ध्यान रखिएगा, बौद्ध साहित्य का अगुंतकर निकाय, दीर्घा निकाय, विनय पिटक तथा जैन साहित्य में भगवती सूत्र आदि महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं, जिससे बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है। अगुंतकर निकाय एवं भगवती सूत्र में पहली बार महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों में मगध, लिच्छवी और अंग स्थित हैं। मध्यकाल में मिहांजे सिराज की पुस्तक, देखिए इस पर भी प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, आई थिंक ये 64 में पूछा गया है। मिहांजे सिराज की पुस्तक तबकाते नासरी, 64 यानी 64th BPSC। अब्बास खां शेरवानी की तारीखे शेरशाही प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। तबकाते नासरी भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इससे प्रश्न पूछे गया है BPSC में, ध्यान रखें इसको। यह भारत में लिखी गई फारसी भाषा का प्रथम रचना है। तो देखिए कौन सी, किसके बारे में बोला जा रहा है, तो ये तबकाते नासरी के बारे में बोला जा रहा है। यह भारत में लिखी गई फारसी भाषा की प्रथम रचना है, इंपॉर्टेंट है ये। तारीखे शेरशाही शेरशाह का प्रशासन और इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है कि शेरशाह का प्रशासन और इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत क्या है, तो तारीखे शेरशाही, ध्यान रखिएगा। इक्तसान देहलवी की बसातिनुल उन्स, शेख कबीर की अफसाना शाही, रुजुकुला की रचना बकियाते मुस्ताकी, गुलाम हुसैन सलीम की रियाज उल सलातीन तथा गुलाम हुसैन तबातबाई की रचना सियर उल मुताखिरीन आदि भी बिहार के मध्यकालीन इतिहास के जानने के प्रमुख स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त विद्यापति की कृति लता एवं कृति पताका, देखिए तो ये भी पूछा गया है। देखिए यहाँ पे कि कृति लता और कृति पताका किनके द्वारा लिखा गया, तो ध्यान रखिएगा विद्यापति के द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विद्यापति की कृति लता एवं कृति पताका ज्योतिश्वर की वर्ण रत्नाकार तथा चंदेश्वर की रचना रजनी रत्नाकार भी मध्यकालीन बिहार का इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट जो है आपका भारतीय इतिहास के संदर्भ में लिखी गई रचना, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी, तो आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि चलिए कौटिल्य का तो आपको याद ही होगा, पाणिनि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया, या फिर गुप्त या फिर इससे पहले जो जितने दिए गए थे वो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि ये बुक का नाम दे देगा राइटर, या फिर राइटर का नाम दे देगा, बुक पूछा जाएगा। तो आइए आगे देख लेते हैं। गुप्तकालीन साहित्य, जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फिरोजशाही, बाबर की तुजुके बाबरी, अबुल फजल का अकबरनामा आदि बिहार के इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है, ध्यान रखिएगा। उपयुक्त पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत के अतिरिक्त विदेशी साहित्य एवं यात्रियों का विवरण भी महत्वपूर्ण स्रोत है। इनमें यूनानी तथा मेगास्थनीज की रचना, देखिए यूनानी यात्री मेगास्थनीज की रचना इंडिका, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम में कि इंडिका किसके द्वारा लिखा गया। फाहियान हेनसांग इत्सिंग आदि का यात्रा वृत्तांत प्रमुख है। मुगल काल में भारत आए यूरोपीय यात्रियों में
रॉल्फ फिंच, एडवर्ड टेरी, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, मोनरिक मनुची, टैबनियर आदि अपने यात्रा वृत्तांत में बिहार के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य का वर्णन किया है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो स्रोत था, इतिहास के स्रोत, छोटा सा ये सेशन था। अब आगे इसके साथ हम लोग बढ़ेंगे। आज से स्टार्ट हो गया है आपका बीपीएससी का। तो आप बताइए कैसा लगा ये आपको, और ध्यान से देखिए, आप नोट डाउन कर लीजिए कौन सा बुक किनके द्वारा पूछा गया है। अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, हर बार एक बुक के बारे में पूछा गया है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये सेशन अच्छा नहीं है, एक एक प्रश्न आपको जोड़ कर ही पास करवाएगा। तो यहाँ से देखिए, स्रोत से, सोर्सेज से हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। जल्द ही आपको दूसरा सेशन में लेकर आऊँगा, और आप लोग जैसे ही फॉर्म फिलअप का डेट स्टार्ट होता है तो आप फॉर्म फिल कर लीजिए। और देखिए, जो जेपीएससी वाले जितने लोग हैं वो भी फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि आप लोग की तैयारी पेपर 1 की होंगे तो काफ़ी अच्छा ही तैयारी हुआ होगा। और उम्मीद करता हूँ आप लोग का जेपीएससी निकले, पीटी और मेंस की तैयारी कीजिए, और साथ में बीपीएससी पीटी की भी तैयारी कीजिए। और जैसा मैं पहले आपके लिए सेशन लेके आया, वैसा ही अब बीपीएससी के लिए भी लेके आऊँगा, और साथ में जेपीएससी मेंस के लिए भी कंटेंट लेकर आऊँगा। तो खास करके जो उसमें आपका सारे ये जितने भी पेपर है उसमें ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, उसके लिए तो डेफिनेटली मैं लेकर आऊँगा। तो आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह चलिए, मिलते हैं फिर।